देखो इस क्वेश्चन में आपको ये शो करना है कि इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 का इक्वल आना चाहिए। तो इसमें देखो ये अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। बट जैसे आपने डिजिट्स वाले मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया है, एग्जैक्टली इसी तरह आप इसका भी कैलकुलेशन करोगे, आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो देखो इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ पर सी से मल्टीप्लाई करके इस तरह से राइट किया है, यहाँ बी से मल्टीप्लाई करके मैंने इस तरह से राइट किया है, यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ राइट कर लिया है। ओके, सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, चाहो तो इसको विदाउट सिंप्लीफाई किए हुए भी आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हो। अब जो डिटर्मिनेंट की कैलकुलेट करने का जो तरीका है, ये देखो फर्स्ट टर्म मैंने यहाँ पर ये लिया है इसका डिटर्मिनेंट, सेकेंड टर्म के लिए ये मैंने लिया है, सेकेंड टर्म माइनस होता है आप सबको पता है, और ये थर्ड टर्म के लिए मैंने ये राइट किया है। और इस तरह से अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, आप सबको पता होगा क्या करते हैं हम लोग, इसको देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इस वाले टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इस वाले टर्म के साथ इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो सब्ट्रैक्ट करके ये वाली वैल्यू हमारे पास आया है। अब उसके बाद यहाँ देख रहे हो दूसरे टर्म की ये वैल्यू है, ये मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया है, इसको ये भी पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये कैंसिल मैंने कर दिया है। अगेन फाइनली तीनों टर्म का कैलकुलेट करने के बाद ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, हमारा ये नीचे ये वाला देख रहे हो, ये सारे मैंने डिफरेंट कलर से यहाँ पे कट किया है ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये वाली वैल्यू इसके पेयर में है, इससे कट हुआ है। ये BC स्क्वायर देख रहे हो, ये वाली वैल्यू इसके साथ ये कट हुआ है यहाँ पर, यानी ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इस तरह से क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये यहाँ पे प्लस है देख रहे हो, और इसका माइनस क्या होगा, ये वाला होगा। तो ये आप कलर के कॉम्बिनेशन से देख सकते हो कि मैंने किसको कट किया है। फाइनली ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, आउटपुट आपका क्या आएगा, 0 आएगा, ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में आपको ये शो करना है कि इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू इसके इक्वल आना चाहिए। तो देख सकते हो यहाँ पर ये आउटपुट इस फॉर्मेट में चाहिए, तो इसी फॉर्मेट में हम लोग इस डिटर्मिनेंट को हम लोग रिड्यूस करेंगे। यानी आपको देख सकते हो यहाँ पर y माइनस एक्स चाहिए, तो y माइनस एक्स के लिए आपको ये रो नंबर 2 एंड रो नंबर 1 को माइनस करना चाहिए। z माइनस एक्स के लिए इसको और इसको माइनस करना चाहिए, z माइनस वाई के लिए फिर z और y को माइनस करना चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ ये आउटपुट अचीव कर सकते हो। तो जैसा देख सकते हो मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको R2 माइनस R1 कैलकुलेट किया है। R2 माइनस R1 यानी R2 क्या है, 1 y एंड वाई स्क्वायर, और इसमें मैंने 1x एंड एक्स स्क्वायर इसको सब्ट्रैक्ट किया है, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या होगा y माइनस एक्स लिखोगे और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह से राइट करोगे। ओके, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये राइट कर दिया है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस वाले रो से आप y माइनस एक्स को कॉमन लोगे। यहाँ से देखो y माइनस एक्स को मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो इसकी वैल्यू 0 है, ये क्या है यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे y प्लस एक्स ये कैसे हो गया देख रहे हो, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसकी आइडेंटिटी आप सबको पता है, x प्लस वाई प्लस एक्स एंड y माइनस एक्स आएगा। y माइनस एक्स को आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा y प्लस एक्स, तो इस वजह से मैंने y प्लस एक्स यहाँ पे राइट किया है। ओके, चलिए तो इस तरह से अब हमें फिर से नेक्स्ट टर्म मैंने जो सब्ट्रैक्ट किया है वो क्या किया है, R3 माइनस R1, यानी R3 की वैल्यू और R3 इससे क्या कैलकुलेट होगा, इससे z माइनस एक्स आपका कैलकुलेट होने वाला है। तो यहाँ ये मैंने डायरेक्टली ये राइट कर दिया है, आप समझ सकते हो इस चीज़ को, और इसमें से फिर z माइनस एक्स को मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया है, तो ये क्या बचेगा 1 और ये z प्लस एक्स होगा, राइट। अब उसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करो, इसकी और इसकी, तो इसका क्या होगा, दोनों टर्म तो 0 है तो 0 होगा, इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, यानी इस टर्म को आप मल्टीप्लाई करो, इस टर्म को मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट करो। तो जैसा कि आप देख सकते हो z प्लस एक्स एंड माइनस वाई माइनस एक्स, तो ये कैंसिल हो गया x और x, तो क्या है यहाँ पर आंसर z माइनस वाई, z माइनस वाई। तो आप देख सकते हो y माइनस एक्स, z माइनस एक्स एंड z माइनस वाई, ये आउटपुट था जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिए, यही था y माइनस एक्स, z माइनस एक्स एंड z माइनस वाई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, देखो इस क्वेश्चन में आप इस मैट्रिक्स को I3 मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको कन्वर्ट करना है। तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि इसको W पैटर्न के हेल्प से हम लोग करना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, मैं एक फॉर्मेट बना के आपको बता देता हूँ, इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ईजिली हो जाएगा और इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे आप। तो देखो यानी ये इसमें क्या होता है, ये डायगोनल वाले को हमें 1 करना होता है,
राइट, यही होता है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले आप इस वाले एलिमेंट को आप 1 में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद नेक्स्ट इस वाले एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद इस वाले एलिमेंट को फिर 0 में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद देखो ये इस वाले एलिमेंट को आपको 1 में कन्वर्ट करना है, उसके बाद फिर आप अगेन यहाँ पे आओगे, इसको 0 में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद फिर आपको ये वाला जो एलिमेंट है इसको 1 में कन्वर्ट करना चाहिए, उसके बाद अगेन इस वाले एलिमेंट को कन्वर्ट करना चाहिए 0 में, फिर अगेन इस वाले एलिमेंट को आपको कन्वर्ट करना चाहिए 0 में, उसके बाद ये वाला एलिमेंट लास्ट में आपको कन्वर्ट करना चाहिए 0 में। यदि ये प्रोसीजर आप फॉलो करोगे तो फिर आपका कभी भी इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस नहीं होंगे। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि पहला सीक्वेंस ये है, इसको पहले कन्वर्ट करना है। आप चाहे कोई भी मेथड अप्लाई करो, जैसे मैंने यहाँ पर R3 - 3 R1 ये अप्लाई किया है, तो इस तरह से कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करो, लेकिन पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए इस वाले एलिमेंट को 1 करने की कोशिश करो आप। उसके बाद फिर सेकेंड पोजीशन पे ये आएगा, थर्ड पोजीशन पे ये आएगा, फोर्थ पोजीशन पे इसको कन्वर्ट करना है, फिफ्थ पोजीशन पे इसको कन्वर्ट करना है, देन सिक्स पोजीशन पे इसको कन्वर्ट करना है, देन एक इसको, देन लास्ट में इसको कन्वर्ट करना है। इस तरह से करो। देखो ऐसा नहीं है कई बार कि 9th स्टेप आपको जाने की जरूरत नहीं हो, कई बार ऐसा होता है कि 5th या 4th स्टेप में ही आपको आउटपुट मिल जाता है जैसा चाहिए, बट इस रूल को आप फॉलो करोगे तो कभी भी आपका मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग फॉलो कीजिए। समझ में आ गया होगा आई होप। तो चलिए, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि ये एक्चुअली यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगा आई थिंक, और यूट्यूब से जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता डिटेल जानने के लिए। तो इस तरह से मैंने आपको एक फॉर्मेट बता दिया, और इस फॉर्मेट का यूज़ करके आप देखो यहाँ पर ये ऑलरेडी हमारे पास 1 है, तो मैंने इसको, और ये 0 है, दो टर्म ऑलरेडी 1 और 0 है। तो उसके बाद कहाँ होगे, इसको हमें 0 करना है, थर्ड वाले एलिमेंट को। तो इसको 0 करने के लिए मैंने R3 और R1 को सब्ट्रैक्ट किया है। देखो R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में मैंने फिर इसको किया है, फिर उसके बाद इसको किया है। मैंने स्टेप बाय स्टेप राइट कर दिया है, आप इसको देख सकते हो, ऐसा कर सकते हो। इस तरह से मैंने यहाँ पर देखो ये 0 कन्वर्ट कर दिया। अब किसको करना है, ये 5 को कन्वर्ट करना है। इसके लिए देखिए यहाँ मैंने 1/5 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1 हो गया। यहाँ पे 1 चाहिए था, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद देखो नेक्स्ट टर्म फिर हमें क्या कंप्लीट करना है, इसके बाद फिर इसको 0 करना है। इसको 0 कन्वर्ट करने के लिए देखो 4 से मल्टीप्लाई किया है R2 को, और R3 से सब्ट्रैक्ट कर दिया है, राइट। तो ये हमारा एलिमेंट 0 हो गया। इस तरह से अगेन इसको 1 करना है, तो क्या करना है, 11 से डिवाइड कर दिया है मैंने इसको, तो ये क्या आउटपुट मिलेगा, 1 आपका आउटपुट मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो भी मैंने फॉर्मूला रूल बताया उसके अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये है R2 प्लस R3, यानी इन दोनों को मैंने प्लस किया, इससे क्या होगा, ये वाला एलिमेंट आपका 0 हो जाएगा। R2 की वैल्यू हमने यहाँ पे अपडेट किया है, तो ये देखो ये मिल गया 0। अब उसके बाद क्या करना चाहिए, इस वाले एलिमेंट को करना है हमें क्या, 0 करना है। तो इसके लिए देखो मैंने R1 एंड R3 को सब्ट्रैक्ट किया है, R3 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा 2, और इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे R1 से, और R1 को अपडेट करेंगे, तो इसकी वैल्यू 1 -1 एंड ये 0, ये 0 हो गया। अब देखो लास्ट ऑप्शन ये बचा है, इसको आपको 0 करना है। तो इसके लिए आप देख सकते हो ये दोनों रो, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो को मैंने प्लस किया है। प्लस करने का मतलब है ये -1 है और ये 1 है, तो ये दोनों, ये क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। और इस तरह से हमारा जो आउटपुट था I3, ये आउटपुट आपको मिल गया I3, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको अचीव कर लिया। ओके, देखो इस क्वेश्चन में आपको डिटर्मिनेंट का यूज करके आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है। इसमें वर्टिसेस दे रखे होते हैं इस तरह से 1 2 2 3 एंड 3 4, ये इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं। इसको आप जस्ट मैट्रिक्स के फॉर्मेट में इस तरह से राइट कर लोगे 1 2 2 3 3 4, और ये जो थर्ड पॉइंट एब्सेंट है इसको 1 लेट कर लेना है। 1 आप इस तरह से पुट करो, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करोगे, और इसकी ये मोड वैल्यू आपको लेना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट हो जाएगा। मोड का मतलब है, सपोज करो डिटर्मिनेंट यदि -5 आता है तो एरिया कभी भी -5 नहीं हो सकता, यानी निगेटिव में नहीं हो सकता। तो इसलिए इसको जो मोड में हमें कन्वर्ट कर लेना है, यानी -5 आता है तो इसका एरिया 5 हम लोग लेंगे। तो इस वजह से ये मैंने कहा कि यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा इसकी मोड वैल्यू आपको लेना है। समझ में आ रहा है, यानी माइनस में कोई आउटपुट आ रहा है तो इसको आप मोड में कन्वर्ट करोगे, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी 5 को कंसीडर करना है। ओके, चलिए तो इसको अभी यहाँ हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट करो इस तरह से, फर्स्ट 1 के लिए मैंने यहाँ पर ये कैलकुलेट किया है, सेकेंड 1 के लिए ये कैलकुलेट किया है, और ये थर्ड 1, इस वाले 1 के लिए यहाँ पर ये मैंने कैलकुलेट किया है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो क्रॉस, ये आपको पता होगा,
और इस तरह से डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, क्या आ रहा है इसका, और डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। अब इस 0 को एरिया वाले फॉर्मूला पे पुट करो तो 1/2 और ये 0 यहाँ पर आप देख सकते हो, इसकी मोड वैल्यू 0, ओवरऑल क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से ये आपका जो एरिया है गिवन क्वेश्चन का वो 0 है। तो इस तरह के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन, ये क्रेमर्स रूल के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मैंने एक प्रीवियस ईयर से एक क्वेश्चन लिया है, तो इस तरह के और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, यानी आप तीनों इक्वेशन में देखोगे तो टोटल हमारे पास x, y, z 3 वेरिएबल्स यहाँ पे यूज हुआ है। तो 3 वेरिएबल है और यहाँ पर x प्लस वाई गिवन है और z नहीं है, तो इसका मतलब है कि z आपको ऑब्सेंट है और उसको मैंने यहाँ पर 0 ले लिया है। तो इसके जो कोफिशिएंट है इसको पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लो, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ देख सकते हो वाई जेड है, यानी इस तरह से मैंने लेट किया है एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई की फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू क्या है, 1 है और इसकी जेड अपसेंट है तो 0। यहाँ पे वाई जेड दिया हुआ है, वाई और जेड, एक्स अपसेंट है, एक्स को 0 ले लिया। यहाँ पर जेड और एक्स दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, वाई अपसेंट है, तो इसको 0 मैंने ले लिया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रहा है। अब इसमें से जो ये एक्स वाई जेड, ये हमारा, इसको मैंने एक्स लेट कर लिया है और बी, ये जो 0 1 3 है इसको मैंने बी मैट्रिक्स में इस तरह से राइट कर लिया है, जैसा कि आप सब जानते हो। ठीक है, अब उसके बाद जो क्रैमर्स रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है कि सबसे पहले ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसका आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। वो मैंने कैलकुलेट कर लिया है। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है, 2 है। देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया है, प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप लोग चाहो तो एग्जाम में प्रोसेस लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिजिट हमारा 0 1 है तो ये डायरेक्टली कैलकुलेट किया जा सकता है, मैंने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। अब इसके रूल के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि ये जो कॉलम 1 है उसको बी वाले मैट्रिक्स, यानी ये जो मैट्रिक्स का इसका जो कॉलम होगा बी वाले मैट्रिक्स के एक ही कॉलम है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे बी राइट कर दिया, यानी सी कॉलम 1 की वैल्यू को इसको रिप्लेस कर लेना है। तो ये देखो 0 1 2 0 1 3 0 1 3 को मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया। अब हमारा नया मैट्रिक्स ये बन गया, आप देख सकते हो। अब इसको हम लोग, मैंने ए एक्स से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि इससे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट होगा, एक्स वाले को रिप्लेस किया है तो इसका नेम मैंने यहाँ पर ए एक्स राइट कर दिया है। अब क्या करो, इसकी भी डिटर्मिनेंट वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू मैंने इस तरह से कैलकुलेट किया है, ये आपका 2 आ रहा है, राइट। अब उसके बाद क्या करना है, अगेन फिर ये दूसरे कॉलम को फिर बी वाले मैट्रिक्स से इसको एक्सचेंज कर लेना है। इस तरह से आप देख सकते हो, ये देखो मतलब जो कॉलम 2 था उसको मैंने बी मैट्रिक्स से रिप्लेस कर दिया है, यानी ये y वाले को रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इसका नेम मैंने ए वाई पुट किया है। फिर से इसका डिटर्मिनेंट आपको कैलकुलेट करना है, इसका डिटर्मिनेंट क्या है, -2 मैंने कैलकुलेट किया है। अगेन इसी तरह कॉलम 3 को बी के साथ रिप्लेस करना है, यहाँ देख सकते हो, तो इसकी जेड की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होगा, इसलिए मैंने इसका नेम क्या लिया है, ए जेड। अब इसकी डिटर्मिनेंट आपको कैलकुलेट करना है, इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 4। अब अगेन आपको मैंने बताया हुआ है एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक्स, ए एक्स, यानी ए एक्स का जो आपने डिटर्मिनेंट निकाला था वो डिवाइडेड बाय जो मेन मैट्रिक्स का मैंने डिटर्मिनेंट निकाला था, इसको आप डिवाइड करो, यानी एक्स की वैल्यू आपका ए 1 है। इसी तरह वाई कैलकुलेट करना है, तो ए वाई वाले का डिटर्मिनेंट और जो मेन मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट से डिवाइड करो, तो इसकी वैल्यू आपका ये -1 यहाँ पे ये आ सकता है। ठीक है, यस 2 से डिवाइड किया है तो ये यहाँ पे क्या है, -1, -2 डिवाइड बाई 2 -1। एंड अगेन जेड कैलकुलेट करना है, तो ए जेड के लिए क्या कैलकुलेट किया था, 4, और जो मेन मैट्रिक्स है 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 2। तो इस तरह से जेड की वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू -1 है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म में और इसका रैंक आइडेंटिफाई करना है। नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए या तो आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, या इसका कोई सब मैट्रिक्स होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और बाकी सारे एलिमेंट्स इसके 0 हो सकते हैं। इस तरह से आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो मैट्रिक्स रिड्यूस करने का बिल्कुल वही ऑपरेशन आपको अप्लाई करना है जो इससे पहले हम लोगों ने किया हुआ है पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में। तो इस तरह से देखो मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है, और यहाँ पर मैंने R1 को अपडेट किया है, यहाँ देख सकते हो मैंने R3 को अपडेट किया है, और ये देखिए फाइनल आउटपुट आप यहीं पे इसको राइट कर सकते हो। बट अभी इसमें देख सकते हो कि ये 1 0 1 1 0 1 इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये नीचे वाले सारे वैल्यू, मतलब R3 को हम लोग अपडेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये R3 -R1, तो ये वाली वैल्यू आपका 0 हो गया, देख रहे हो ये 0 हो गया। तो इसका मतलब रैंक तो हमें यहाँ पता चल गया कि रैंक इसका 2 होगा, लेकिन एक दो स्टेप और हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसकी वैल्यू को 0 करने की कोशिश करते हैं, इसकी वैल्यू को 0 करने की कोशिश करते हैं। तो देखो इस तरह से मैंने C3 और C2, यानी ये C3 और ये C1 इसको सब्ट्रैक्ट किया है, तो इस बार ये वाला टर्म आपका 0 हो गया है।
नेक्स्ट टाइम फिर ये C2 और C3 इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला टर्म आपका 0 होगा और ये फाइनल आंसर देख सकते हो यहाँ पे आइडेंटिटी I2 मैट्रिक्स आपका हो गया, बाकी सारे एलिमेंट्स आपका 0 है। तो इस तरह से इसका रैंक क्या हो गया, 2 हो गया। तो आप इस तरह से रैंक कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में आपको मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको गिवन स्टेटमेंट को प्रूव करना है। और आपको मैं बता दूं कि इसमें एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आता है जो इंडक्शन से हो, तो आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। इसमें देखो ये क्वेश्चन मैंने लिया है प्रीवियस ईयर किसी क्वेश्चन पेपर से, ये आपको प्रूव करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया है सिंपल, सबसे पहले आप बेसिक स्टेप कैलकुलेट कर लो, n की वैल्यू 1 पुट करो इसके LHS वाले पार्ट में इसमें और RHS वाले पार्ट में इसमें पुट कीजिए। यदि दोनों इक्वल है तभी आप इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने LHS और RHS प्रूव किया है, यानी ये कंडीशन ट्रू को होल्ड करता है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप में हमने n को k से रिप्रेजेंट किया है, तो इस तरह से ये देखो इक्वेशन में n की जगह मैंने k पुट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद k+1 हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यानी n की जगह पे k+1 आपको पुट करना है। k+1 का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप। तो जैसा कि आप देख सकते हो लास्ट स्टेप ये है, तो इसके नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेट करने के लिए जहां भी k है उसमें k+1 यानी +1 कर दो। तो देखो इसमें मैंने k+1 किया, ये k+1, इसमें मैंने एक और बार k+1 किया है, तो क्या हो जाएगा k+2। k1 ऑलरेडी पहले से है, k+1 तो k+2 हो गया। इसी तरह आप देख सकते हो राइट साइड में भी यहाँ पर ये क्या है k, तो k+1 और इसमें भी आपको k+1 करना है, तो k+2 हो गया। राइट, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करके इसके इक्वल लाना है, इसको प्रूव करके बताना है। ठीक है, तो चलिए अब आप जैसा कि देख सकते हो कि ये हमारे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये जो गिवन है ये आप यहाँ देख लो, मैंने इक्वेशन 1 लेट कर लिया था। यहाँ से आप देख सकते हो कि इसके बदले हम लोग ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बदले मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दिया है और ये जो नेक्स्ट टर्म हमने कैलकुलेट किया था इसको एज इट इज़ यहाँ पे राइट कर दिया है और इसके इक्वल ये हमें प्रूफ करना है। ओके, अब इसको सॉल्व करो, LHS वाले पार्ट को सॉल्व करो और इसके RHS के इक्वल आपको शो करके दिखाना है यहाँ पर। तो देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसका LCM आप कैलकुलेट कर सकते हो सिंपल, और LCM कैलकुलेट करने के बाद ये आपका आउटपुट बनेगा। अब इसको मैंने सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसको आप फैक्टर कर लो। ये देखो फैक्टराइज करके मैंने यहाँ से फिर k कॉमन लिया है, ये क्या होगा k+1 और यहाँ से +1 कॉमन लिया है k+1, और इस तरह से ये देखिए k+1 को कॉमन लोगे और क्या बचेगा यहाँ पर k+1। तो अब नीचे देखिए k+1 एक एलिमेंट ऑलरेडी है, k+1 से मैंने कैंसिल कर दिया और ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका RHS प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था k+1 k+2, ये RHS वाली वैल्यू ये दिया हुआ था जैसा कि मैंने बता रखा है। ठीक है, तो देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया और फास्टली समझा दिया है, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं होता, जो बच्चे यूट्यूब से करते हैं उनके लिए मैं इतना फास्टली इसको कर रहा हूँ एक्सप्लेन। ओके, चलिए तो ये आप लोग कर लीजिए। देखो इंडक्शन का एक और क्वेश्चन लिया है मैंने, इसमें आपको इस स्टेटमेंट को आपको प्रूव करना है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसमें बेसिक स्टेप आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ऑलरेडी k दिया हुआ है, तो इस वजह से मैंने k की वैल्यू 1 पुट किया है और इसका जो LHS वाला पार्ट है वो आपको कैलकुलेट करना है। RHS में 1 की वैल्यू पुट करना है। ये देखो ये दोनों इक्वल हैं, यानी ये आपको करके दिखाना है। जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें हमेशा ऐसा आएगा, तो इस तरह से आपको ये शो कर देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट k+1 के लिए मैंने क्या बताया था, जो लास्ट टर्म दिया हुआ है इसमें आपको +1 करना है k की जगह, इसकी जगह। तो देखो ये k+1 इस तरह से राइट करना। कई बार लोग मिस्टेक क्या करते हैं, k+1 इस तरह से राइट कर देते हैं। बेसिकली k में प्लस करना है, तो k+1 और 3 से मल्टीप्लाई दोनों में होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, -2। ओके, और उसके बाद राइट साइड में भी जो एलिमेंट है उसमें भी हमने इसी तरह से k+1 कर लिया है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ इस तरह से राइट कर दिया है, देख सकते हो। इसका क्या होगा 3k + 3 - 2, तो 3 - 2 क्या हो गया 1, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 3k + 1 राइट किया है। एंड अगेन इसको इसी तरह से 3k + 2 होगा। राइट, यहाँ पे इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा 3k + 3 - 1, तो ये 3 - 1 यानी कि 2 हो गया। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 राइट किया हुआ है। ओके, अब इसको आप ये वाली जो वैल्यू है जो अभी हमने बताया आपको, ये जो इक्वेशन है स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट की जगह इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। ये देखो यहाँ से ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ये वाला पार्ट है, इसके बदले ये वाली वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे 1/2k 3k - 1। तो ये देखो ये वाली वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे पुट कर लिया और ये इस वाले पार्ट को एज इट इज राइट किया और ये आपका RHS है। अब इसको सॉल्व करके हमें ये RHS के इक्वल आपको प्रूफ करना है, शो करना है। ओके, तो यहाँ देखो LHS पार्ट मैंने लिया है। LHS पार्ट में यहाँ पे ऑलरेडी देखो LCM आपको लेना है 2
और ये एलसीएम ये वाली पार्ट यहाँ पर मैंने लिया है और ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिया है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, यानी इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, आपका ये फाइनल आउटपुट ये आ रहा है। और इसके बाद ये देखो फाइनल इक्वेशन ये बन गया। अब इस इक्वेशन के बाद इसको फिर से हम लोगों ने फैक्टराइज किया है। फैक्टराइज करने के बाद यहाँ देखो ये दोनों टर्म से कॉमन लोगे और यहाँ से कॉमन लोगे। इससे मैंने k कॉमन लिया है तो क्या आएगा, ये 3k प्लस यहाँ से देखो 2 और इसमें 1 कॉमन लिया है +1 तो 3k प्लस 2। ए और ये दोनों जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है इसको कॉमन है तो इसको मैंने फिर से कॉमन लिया। यहाँ क्या बचा k+1 और इस तरह से देखिए आई थिंक यही आउटपुट हमें प्रूव करना था RHS की वैल्यू। RHS की वैल्यू यहाँ पे ये प्रूव हो गया है, यही था k+1 3k + 2 डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से आपको इंडक्शन प्रूव करना है। ये इजी क्वेश्चन है, आप ऐसे क्वेश्चन जरूर कर सकते हो इजीली। ओके, देखो एक और क्वेश्चन लिया है मैंने इंडक्शन से, इसमें ये अलग पैटर्न के क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। 2⁻3n - 1 और ये डिविजिबल बाई 7 ये आपको प्रूफ करना है। तो इसी तरह से देखिए बेसिक स्टेप प्रूफ करेंगे। n की वैल्यू 1 मैंने पुट किया है, यहाँ पर ये देखो आउटपुट क्या आ रहा है 7 आ रहा है, जो डिविजिबल है 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये कंडीशन ट्रू है, ये ट्रू होल्ड करता है। तो इसके बाद आपको इंडक्टिव स्टेप कैलकुलेट करना है। इंडक्टिव स्टेप के सबसे पहले हमने क्या किया, n को k में कन्वर्ट कर दिया, ये देखिए 2⁻3k और -1 इस तरह से। और इसका जो आउटपुट है वो क्या होना चाहिए, 7 के मल्टीपल में होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे m एक वेरिएबल ले लिया। इसका मतलब है कि ये इसका जो भी आउटपुट आएगा वो 7 के मल्टीपल में होगा, तभी वो डिवाइड हो सकता है 7 से। ठीक है, चलो तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2⁻3k = 7m + 1, ये इसको इक्वेशन 1 मैंने लेट किया है। अब k+1 के लिए कैलकुलेट करना है। देखो ये 3k + 1 इस तरह से आपने पुट किया। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, क्या हो जाएगा ये 3k + 3। अब इसको इस तरह से मल्टीप्लाई फॉर्मेट में आप राइट कर सकते हो। आपको पता है मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो इसके पावर को ऐड कर दिया जाता है, तो फिर से वापस हमें ये आंसर मिल सकता है, राइट। तो इसको इस तरह से हमने मल्टीप्लाई के फॉर्म में राइट कर दिया। अब इसके बदले ये जो देख रहे हो ये जो टर्म है, इसके बदले जो इक्वेशन 1 में अभी हमने ये देखो ये मैनिपुलेट किया था, इसको मैं यहाँ से पुट कर लूँगा। इसकी वैल्यू 2⁻3k की जगह ये वाली वैल्यू मैंने पुट कर दिया, देख सकते हो। और ये 2⁻3 ये इसके मल्टीप्लाई में होगा। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है 7m और ये क्या होगा 8 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, ये और इसको फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 है, इसकी वैल्यू क्या होगा 8 होगा, तो ये 8 और ये 56m + 8 और ये -1। अब -1 तो ये क्या होगा 7 होगा। इसमें से फिर आप 7 को कॉमन ले सकते हो, तो आप देख सकते हो कि यहाँ ये 7 के फैक्टर में आ रहा है, यानी 7 के मल्टीप्लाई में आपका एक्सप्रेशन आ रहा है। इसका मतलब है कि ये 7 से डिविजिबल होगा, ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ऐसे कई क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ठीक है, देखो एक इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है जिसमें मैट्रिक्स इन्वर्स का यूज़ करके इक्वेशन में x, y और z की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स आइडेंटिफाई कर लिया, इसके जितने भी कोफिशिएंट नंबर है तीनों इक्वेशन में, इन सबको मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स में राइट कर लिया है। और x, y, z की वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसको मैंने x मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया है। और ये जो नंबर है 14, 4 एंड 0, इसको मैंने यहाँ b मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला राइट कर दिया है। सबसे पहले आपको a इन्वर्स कैलकुलेट करना है, उसके बाद x की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे। ओके, तो इसमें जो मैट्रिक्स a है उसकी मैंने डिटर्मिनेंट वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। फर्स्ट रो का मैंने डिटर्मिनेंट वैल्यू यहाँ मैंने कैलकुलेट किया है, ये क्या है 81 है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर जितने एलिमेंट्स हैं उन सब का कोफैक्टर्स निकालना है। कोफैक्टर्स में इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी उसको राइट करना है। इसको आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसमें -1⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो 1 + 1 यानी इसके जो कोऑर्डिनेट्स नंबर है इसको प्लस करके इसके पावर में राइट करते हैं, तो ये क्या बनेगा, इसका आउटपुट क्या आएगा प्लस आएगा। तो जो फर्स्ट टर्म है इसमें हमने प्लस से मल्टीप्लाई करना है। देखो इसका पावर यहाँ 3 है, इसका मतलब है इसका आउटपुट क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो इसको माइनस से इसकी जो भी वैल्यू आएगा उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है। और ये 3 कहाँ से आया, ये देखो 1 + 2, इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से राइट करना है। तो ये एक्चुअल फॉर्मूला इसका यही है, अदरवाइज आप ऐसे भी याद रख सकते हो। फर्स्ट एलिमेंट को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो सेकेंड एलिमेंट के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, थर्ड के लिए अगेन प्लस से मल्टीप्लाई करोगे। इस तरह से ये प्रेसिडेंस चलता रहता है। ओके, अदरवाइज एक्चुअल जो रूल की बात करें तो उसका रूल यही है -1 और इसके पावर में क्या लिखना है i + j। i और j क्या है, रो एंड कॉलम नंबर,
उसको प्लस करके यहाँ पे राइट करना है। जैसे यहाँ देख सकते हो 23 है, तो 2 + 3 इसका पावर क्या होगा 5, यानी इसका आउटपुट क्या आएगा निगेटिव में आएगा। इस निगेटिव में इसकी जो भी वैल्यू रिजल्ट आएगा उसको निगेटिव से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपने जितने भी एलिमेंट्स है इसका मैंने क्या किया है, कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लिया है। कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने के बाद अब आप इसको एडजॉइंट फॉर्मेट में राइट करोगे, यानी उसके रो नंबर में जो एलिमेंट्स थे उसको आप यहाँ पे कॉलम में राइट करोगे, यानी उसका फर्स्ट रो इसका कॉलम बनेगा, सेकेंड रो इसका सेकेंड कॉलम बनेगा, थर्ड रो इसका थर्ड कॉलम बनेगा। इस तरह से आपने एडजॉइंट ए कैलकुलेट कर लिया, ओके। अब एक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने कि आप सबसे पहले इन्वर्स कैलकुलेट करोगे। तो ये देखो ये मैंने इन्वर्स कैलकुलेट किया है और उसके बाद b से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, ओके। तो मैंने यहाँ सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है, ये मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स और इसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद 81 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ओके। तो देखिए इसका ये मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ये है 62, 76, 92। अब इसको 81 से डिवाइड करोगे तो इससे x की वैल्यू कैलकुलेट होगा, इसको 81 से डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू कैलकुलेट होगा, इसको यदि 81 से डिवाइड करोगे तो z की वैल्यू कैलकुलेट होगा, और इस तरह से कैलकुलेट करके आपको राइट कर देना चाहिए। इस तरह के और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है। देखो एक इस तरह के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे आई मेंशन है, कभी किसी अदर क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है a² + 4a प्लस यहाँ पे कोई डिजिट भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो इसको क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। जैसे यहाँ पे तो सिंपल आई दिया हुआ है, तो इसको मैंने क्या किया है, यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पर a² का मतलब है a वाले मैट्रिक्स को 2 बार इस तरह से राइट कर दिया है। यहाँ पे 4a का मतलब है 4 को मैट्रिक्स a से मैंने मल्टीप्लाई किया, और यहाँ देखो सिंपल i है या 1 है तो इसको मैंने डायरेक्टली इस तरह से राइट कर दिया है। यहाँ पे 1 भी हो सकता है, i भी हो सकता है, लेकिन यदि मान लो जैसे मैंने यहाँ बताया अभी कि यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होता है इसकी जगह पे 5 होता है, तो आपको कैसे लिखना है, इस तरह से 51001 इस तरह से आपको राइट करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना, ओके। चलिए इसमें सिंपल इसको आप पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लिया मैंने यहाँ पर, फिर ये माइनस करना है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके ये राइट कर दिया मैंने, ओके। अब उसके बाद इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, इस मल्टीप्लिकेशन में ये माइनस करना है और ये प्लस करना है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, ये वाले मैट्रिक्स और इस वाले मैट्रिक्स को मैंने पहले प्लस कर दिया, ये देखो ये आउटपुट है। अब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट ये 0 0 0 इस तरह से आएगा, यानी ओ से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। उसके बाद क्वेश्चन में मेंशन है कि a⁵ कैलकुलेट करना है। इसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि इसके रिजल्ट का यूज़ करके करना है, तो डायरेक्टली आप इसको इस तरह से कर सकते हो। ये 5 को मैं इस तरह से लिखा जा सकता है a² और यहाँ पर ये a² 2 बार मल्टीप्लाई करो, फिर a से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ मैट्रिक्स a की वैल्यू मैंने राइट कर दिया, मैट्रिक्स b ये यानी a² है, ये a² की वैल्यू है, ठीक है। a² जो भी मैंने पिछले इस सॉल्यूशन में निकाला था, ये किया था, और फिर a², तो ये 4 कैलकुलेट हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा उसमें फिर आप a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा a⁵ तो ये मैंने नहीं किया है, इसको आप लोगों को कर लेना चाहिए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। और इस तरह के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस आप कर लो।